अब आज की तारीख में अगर आप देखो तो दुनिया कह रही है ना कि हमास को बनाने वाला भी इजरायली है। हाँ, हमास जब बोल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव वॉर, तो दैट इज नॉट अबाउट गाजा या वेस्ट बैंक, इट इज अक्रॉस द वर्ल्ड। एक्चुअली महाभारत में वो जो 5 गांव मांगे थे और ये ज्यूज ने जो अपने लिए मांगा था, उसमें कोई खास अंतर नहीं है। इट इज अ रिपीटिशन ऑफ द सेम। एलटीटी के साथ ये हो रहा था और तमिलियंस के साथ हो रहा था। तब तो आवाज बहुत छोटी सी थी, आज इतनी बड़ी आवाज क्यों हो रही है? ठीक है, हम गौमूत्र पीते हैं, गौमूत्र पीना और तो मच बेटर देन कि किसी का आप खून पियो। खून पियो। आप तो खून पी रहे हो ना एक पूरी कम्युनिटी का। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और आज हमारे साथ हैं कर्नल हनी बख्शी। वेलकम सर। Thank you, sir. I think second time. सेकेंड टाइम। Rather, if I count Waad also, then the third. सर एक तो सर ये इजराइल पैलेस्टाइन में जो चल रहा है, इजराइल अब एंटर कर गया है गाजा में और उनकी लैंड फोर्सेस। हाउ डू यू थिंक सर ये, बिकॉज गाजा को हम देखते हैं, गाजा इज अ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, 22 लाख लोग रहते हैं एक बहुत छोटी सी टेरिटरी में। वहाँ पे सर आर्मी ऑपरेशन फिजिकली सर कितना वायबल है और कितना सक्सेसफुल होगा? इसको हम फौजी टर्मिनोलॉजी में फिबुआ कहते हैं, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया। देखिए, इजराइल की एक खासियत तो आपको माननी पड़ेगी। जब इन पर अटैक हुआ है उसके बाद इन्होंने अपनी टेरिटरी बढ़ाई ही है, कम नहीं हुई। हमारी भी बढ़ी है सर, 47 के बाद कम नहीं हुई। ठीक है, तो नहीं, पर कई बार तो हमको वापस करनी पड़ गई ना, तो ये दिक्कत हो गई है। तो ये लोग जैसे गोलन हाइट्स का हुआ, तो गोलन ले गए। तो अब जो अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट चल रही है इनकी, साइनाई में भी लिया इन्होंने, सब जगह इन्होंने अपनी बनाई है। ठीक है, तो अब जो लेटेस्ट चल रही है, अब इतनी भीड़ में से इतने से लोगों को कैसे चुनो? तो इन्होंने एक सिंपल सा वो ऑर्डर पास कर दिया कि आप यहाँ से नॉर्थ एरिया को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर उसके बाद जहाँ पे भी सस्पेक्टेड होगा, अभी इनका कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरिंग अ हाउस, अंदर घुस के अंदर को हाउस को क्लियरेंस करना, वो ख़त्म हो गई कहानी। इन्होंने सिर्फ बम मारने, ठीक है, और उसके बाद एक इन्होंने नई लाइन बना देनी है। और हो सकता है कि गाजा जो उतना है वो उतना भी ना बचे, आधे से आधा ही रह जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इनके पास ऑल्टरनेटिव है क्या, आप वो समझिए ना। अंदर घुसेंगे तो मरेंगे। हमास इज वेरी क्लियर कि हम जीने के लिए पैदा नहीं हुए, मरने के लिए, शहीद होने के लिए पैदा हुए। तो उस पॉसिबिलिटी में इनके पास सिर्फ जो छोटा सा वो बचा है कि होस्टेजेस जो हैं उनको कैसे बचाएं। अब क्या ये होस्टेजेस को बचाना, उसमें जब वे करेंगे कि 3 होस्टेज को बचाने के लिए या 300 होस्टेजेस को बचाना है, या अपने 3000 को बचा के अंदर घुसना है, तो जो जिंदा मिल गया, नहीं तो बम्बार्डमेंट में तो बॉम्ब तो देखता नहीं है। ठीक है, तो इट वोंट बी अ वेरी बिग थिंग। अब कल हमास को भी समझ में आ गई ये बात। हमास ने रोड ब्लॉकेट्स लगाने चालू कर दिए कि लोग भागे नहीं, क्योंकि वही उनका एक डिफेंस है। अगर आप देखें तो हमास का तो डिफेंस ही सिर्फ सिविलियन पॉपुलेशन है। तो देखिए सर, ये आप कहाँ तक एग्री करते हैं कि इस टेक्निक को सिर्फ हमास यूज़ नहीं करती, दुनिया भर में बहुत सारी, क्या अमेरिका यूक्रेन में सेम काम नहीं कर रहा है कि ह्यूमन पॉपुलेशन को यूज़ कर रहा है यूक्रेन को डिफेंड करने के लिए? सिविलियन पॉपुलेशन को तो बड़ी बड़ी पावर्स यूज़ करती हैं। देखिए, आपने कुछ कन्वेंशंस बनाए हैं, उन कन्वेंशंस के तहत आप सिविलियन पॉपुलेशन को यूज़ नहीं करेंगे। इजराइल ने तो क्लियर कर दिया है, और उसके अंदर ये था कि आप सिविलियन पॉपुलेशन को मारेंगे भी नहीं। इजराइल ने साफ कह दिया है कि हमने सारे कन्वेंशंस जो हैं वो अपनी तरफ से ख़त्म कर दी। आप इससे बेटर एग्जांपल देखिए, और मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ कि ये फ़लस्तीन में जो हो रहा है, अब समय बताएगा सही हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन जो हमास ने किया उसको आप माफ़ नहीं कर सकते। एक पॉपुलेशन है, एक आइडियोलॉजी है, लोग जरूर बोलेंगे कि नहीं इन्होंने गलत नहीं किया। अब आजकल आप अक्रॉस दी वो देखिए चल रहा है कि नहीं, ये फेक न्यूज़ चल रही है कि बच्चे मारे नहीं मारे। बच्चे मारे, उन्होंने खुद इतनी सारी चीज़ें ऊपर अपलोड करी हैं लाइव। ठीक है, स्ट्रीट कैमरास जो उधर के थे, अब उनके वीडियोस निकल के आ रहे हैं कि बंदा कार के नीचे छुपा, उसको गोली मार दी।
इट वॉज अ फ्री रन। जब श्रीलंका में एलटीटी के साथ ये हो रहा था और तमिलियंस के साथ हो रहा था, तब तो आवाज बहुत छोटी सी थी। आज इतनी बड़ी आवाज क्यों हो रही है? ये सब रीजनल रिक्वायरमेंट्स रीजनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डिफाइन करती हैं कि कितना हल्ला मचेगा। इधर एक आइडियोलॉजिकल रिलीजियस बिलीफ है, ठीक है, उधर एक सिर्फ आइडियोलॉजिकल बिलीफ थी, बट उसके अंदर जो रिलीजियस सेक्ट था वो बहुत माइनर था और वो एक्सेप्टेबल था सबको। आई स्टिल रिमेंबर इनकी ड्रोन्स की और इमेजेस थी, पॉपुलेशन जो है वो लगून्स के अंदर से निकल रही है और अंदर घुस रहे हैं। ये सबको मालूम है कि प्रभाकरन के बेटे को जिंदा पकड़ा था, मार दिया। उसके जिंदे की फोटो है, उसके मरे की फोटो है। तो ये जो कंपैरेटिव, मतलब आपका सच सच और इनका सच झूठ, ये तो नहीं हो सकता ना। या तो आप दुनिया में सबको एक आंख से देखो महाराणा रंजीत सिंह की तरह, या मत देखो। वॉर इज अ बैड थिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स आर बैड। लेकिन सर आपने श्रीलंका का नाम लिया, इंडियन आर्मी तो बहुत प्राइड लेती है ऑपरेशन का कि हमने ऑपरेशन पवन। देखिए, इंडियन आर्मी ने जितनी कैजुअलिटीज ली हैं वो इसलिए ली क्योंकि वो 90% कोशिश अपनी तरफ से 100%, लेकिन ठीक है क्रॉस फायर में भी लोग मरते हैं, होता है। डू यू थिंक ऑपरेशन पवन वाज रिक्वायर्ड? क्या हमको वो करना चाहिए था एज एन एनालिस्ट? एक 70 साल का बूढ़े के आगे एक यंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, बेसिकली श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर ओवर स्मार्टेड द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। उसने बोला आप हल्ला मचा रहे हो तो आप ही पीस संभाल लो। एक हमको पीस कीपिंग का शौक था, हमारे घुस भी गए अंदर, ठीक है, और उम्मीद पे बैठे रहे, वो सारा उलट हो गया। बट सर प्रभाकरन को बनाने वाले भी तो इधर ही थे ना सारे। ठीक है, ये सब अब आज की तारीख में अगर आप देखो, हाँ, तो दुनिया कह रही है ना कि हमास को बनाने वाला भी इजरायली है। हाँ, पीएलओ को सप्रेस करने के लिए उन्होंने क्रिएट किया था, ठीक है। तो वो तो जहां पे आप नाग पालोगे तो फन तो उठेंगे। तालिबान को बनाने वाले अमेरिका थे, वही फैक्ट। सर मूविंग ऑन, इंडिया में सर बहुत सारी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत सारी रैलीज निकल रही है इन सपोर्ट ऑफ हमास, और अर्बन एरियाज में निकल रही हैं। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, मतलब ये अर्बन सेंटर्स हैं सारे। देखिए, ये जामिया और इनफैक्ट आई एम अमेज्ड कि अभी फॉर्चुनेटली जेएनयू कंट्रोल में आ गया है, लेकिन मैं आई एम अमेज्ड कि अभी तक टिस में नहीं चालू हुई, क्योंकि ये कुछ लेफ्ट आइडियोलॉजीज हैं, ठीक है, और कुछ इस्लामिक आइडियोलॉजीज हैं एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग पॉलिटिकली इनकरेक्ट, ठीक है, और सोशो रिलीजियसली इनकरेक्ट। फैक्ट इज कि ये सेंटर्स रहे हैं, ठीक है, एंड इनकी एक ब्रदरहुड है। उस ब्रदरहुड के तहत वो कर रहे हैं जो इनको करना है। और जब ये चालू हुआ और हमास ने ग्लोबल जिहाद की कॉल दी पिछले जुम्मे के लिए, तो ये तो होना था और ये आगे भी होगा। अभी तो शुरुआत है, बिकॉज जिस लेवल पे ये लड़ाई चल रही है मिडिल ईस्ट के अंदर आज, ठीक है, और जो विक्टिम कार्ड चालू हो गया है, मैं बोल रहा हूं ना कि हमास वाज रेडी फॉर दिस कॉम्प्रिहेंसिव वॉर। और हमास का कॉम्प्रिहेंसिव वॉर का मतलब ये नहीं है कि इट इज काइनेटिक, कि आप फिजिकली लड़ रहे हैं। हमास जब बोल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव वॉर, तो दैट इज नॉट अबाउट गाजा या वेस्ट बैंक, इट इज अक्रॉस द वर्ल्ड। लोन वुल्फ अटैक्स चालू हो गए। मैंने 3 दिन पहले किसी चैनल में बोला था, एएनआई पे कि लोन वुल्फ अटैक होंगे, हो गए, ठीक है। अब ये तो बढ़ेगा, हमारे यहाँ कितनी देर में बढ़ेगा या कितनी जल्दी बढ़ेगा वो समय बताएगा, पर बढ़ेगा। क्योंकि कुछ आइडियोलॉजीज हैं, मैं इसको रिलीजियस आइडियोलॉजी नहीं कहूँगा, मैं आइडियोलॉजी कहूँगा। कुछ आइडियोलॉजीज हैं, ठीक है, उसके तहत ये होना ही है, इट इज रिटन। ओनली थिंग इज कि वी हैव टू बी अलर्ट।
आज जो ये ग्रुप इकट्ठा हो रहा है, इस ग्रुप को देख के कि अरे ये पढ़े लिखे लोग एएमयू वाले अगर ये कर रहे हैं, तो वो जो गांव में बैठा ऑटो रिक्शा ड्राइवर, अब जो पीछे बेंगलोर वाला हुआ था कि कहाँ का हुआ था, कोई याद है, ऑटो जल गया था, उसकी तो कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं थी। कहाँ से कौन उठेगा पता नहीं चलेगा, बट होगा। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव वॉर जो है इज बेसिकली, अब फ्रांस की हालत देख लो, स्वीडन की हालत देखो, अमेरिका की देख लो, कनाडा के अंदर खड़े होने लग गए हैं। यही जो माइग्रेंट्स, वेदर इलीगल माइग्रेंट्स और अदरवाइज और रेफ्यूजी माइग्रेंट्स, जब ये गए थे तो ये रोते हुए गए थे कि हमारे यहाँ सिचुएशन खराब है, वी नीड अ गुड लाइफ। वेट एंड वॉच। हमने पिछली बार भी इस इशू के ऊपर बात की थी, ठीक है। तो दे विल डेसिमिनेट द अदर सिविलाइजेशंस। ये तो होगा ही होगा। आप शुक्र मनाओ कि हिंदुस्तान 1400 साल से ये ऑनस्लॉट झेल झेल के भी आज आप बचे हुए हो। लेकिन सर हमको तो बोलते हैं कि हम तो मार्शल रेस ही नहीं है। देखिए, मार्शल रेस का कॉन्सेप्ट बड़ा वियर्ड सा है, सच्ची बताऊं। इंडियन सोसाइटी वॉज एन एग्रेरियन सोसाइटी। एक राजा होता था, उसकी एक छोटी सी स्टैंडिंग सेना होती थी, और एक उसके नीचे उसके मनसबदार होते थे। मनसबदारी सिस्टम नाम बेसिकली अकबर के टाइम पे दिया गया है, लेकिन ये सिस्टम पहले भी था, ठीक है। तो एक उसके नीचे मनसब होते थे, या आप छोटे ठिकानेदार कह लो, जैसे राजस्थान में जोधपुर महाराज थे, तो उनके नीचे उनके छोटे छोटे ठिकाने होते थे, वो ठिकानेदार कह लो, वो उसको जागीरदार कह लो, एक सिस्टम था। तो वो कलेक्टिव, वो टोल कलेक्टर भी था, टैक्स लेता था, और उसी टैक्स के अंदर से पार्ट रखता था, और ये जितने उसके नीचे एग्रेरियंस होते थे उनको वो तैयार भी करता था कि कल अगर राजा को युद्ध में जाना पड़े तो इतने आदमी उसको प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। अब जो एग्रेरियन था, जो किसान बैठा है, उसको अपने घर में से 2 लड़के देने हैं। अब वो तो ज़मीन पे बैठा है ना, जब तक उसकी ज़मीन है उससे टैक्स ए कलेक्ट करे, टैक्स बी कलेक्ट करे, टैक्स सी कलेक्ट करे, या उसको 2 आदमी देने हैं, वो कोई भी राजा हो, ठीक है। जब अंग्रेज आए, लोग बहुत नाराज होंगे इस बात पे, पर ये सत्य है। जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों के साथ जो लॉयल रहा, उनको थोड़ा सा एक प्राउड टाइप फीलिंग देने के लिए उन्होंने बोला, जी तुम पाटे खाओ, तुम मार्शल रेस हो, ठीक है। उस मार्शल रेस, हम भी इस भाव में जी रहे थे कई साल तक, हम मुयाल ब्राह्मण हैं, हम मार्शल रेस हैं। और पुश्तैनी अगर देखें तो कई पुश्तों से फौज में ही हैं। पहले जब ऑनस्लॉट आता था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, हमारे गांव उधर थे, तो हम अपने खेत, अपनी जिंदगी, अपनी जान बचाने के लिए लड़ते थे, ठीक है। फिर राजा के लिए लड़ते थे, फिर तो एक गांधी की लड़ाई हुई जिसके अंदर सारी लड़ाई खत्म हो गई। आप जिस जमीन के लिए लड़ते थे वो जमीन ही छोड़नी पड़ गई। तो मार्शल रेस का कॉन्सेप्ट बेसिकली एक फॉल्स फैसाड है। एक चूहा भी बिल्ली जब घेर लेती है ना, तो चूहा भी लड़ता है, वो उस टाइम पे वो भी मार्शल है, अपनी जान बचाना एक। लेकिन आपको एक सिग्निफाई कर दिया, लोग खुश हैं, खुश रहने दो जी। सिख कौम मार्शल है, अब पठान मार्शल हैं, ठीक है। जो बंगाली उनकी बात नहीं सुनते थे, जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बनाई थी, सबसे पहले वहाँ से उनको रिवोल्ट हुआ, बोला ये मार्शल नहीं है, इनको हटा दो, ये गद्दार है, ठीक है। तो जो गद्दार नहीं था वो मार्शल हो गया, जो गद्दार है वो नॉन मार्शल हो गया। 71 में उन्हीं बंगालियों ने सारे पठानों और पंजाबियों को मार के बेड़ा कर किया उनका, दौड़ा दौड़ा के मारा, मरे खूब पर लड़े, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है। तो इट्स बेसिकली अ फॉल्सहुड। उस हिसाब से तो यहूदी तो बिल्कुल ही, मतलब जूस तो बिल्कुल ही मार्शल रेस नहीं है, और पिछले 75 साल से उन्होंने लेनी कर रखी है पूरे मिडिल ईस्ट में। देखो, सर्वाइवल हर कुछ चीज सिखा देती है। आप 1700 साल पहले वहां थे, ठीक है। उसके बाद ऑनस्लॉट्स आते रहे, कॉन्करर्स आए, जमीन उनसे पैसा लूटा, गोल्ड लूटा, अनाज लूटा, चले गए।
कहानी तब आई जब 7th सेंचुरी में जब अरब्स सारी तरफ बढ़ने लगे, बैठ गए आके इनके पास। दे नेवर केम टू लूट एंड गो बैक, दे केम एंड सेटल्ड। तो उस टाइम डेसिमेट हो गए, फिर लड़ाई चलती रही, वो वापस आ गए, ठीक है, सर्वाइवर है, दे बिलीव दैट दिस इज देयर लैंड। लेकिन मुझे सर एक चीज़ आपसे डिस्कस करनी है कि अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो 1400 साल पहले कोई पैलेस्टाइन नहीं था। देयर वाज नो प्लेस कॉल्ड पैलेस्टाइन, देयर वाज द किंगडम ऑफ इजराइल एंड किंगडम ऑफ जुडेया। हाँ, ठीक है। लेकिन अब जो नैरेटिव चलता है वो 48 से गिन रहे हैं अब इसको। अब वो 48 से गिन रहे हैं। 48 में ऐसा है, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। क्या होता है कि एक स्टेट है, उस स्टेट में मैं बोलता हूँ कि ये मेरा स्टेट है, उसको कोई मानने को राजी नहीं है, लेकिन एक दूसरा स्टेट है जो कि उसको बड़ा कंट्री जो है उसको रिकॉग्नाइज कर देता है। अभी जो मिजोरम, आई डोंट वांट टू टच दीज वुंड्स, बट मिजोरम के अंदर जब एकदम इंडियन आर्मी और एयरफोर्स घुसेड़ी गई थी, वो इसलिए था क्योंकि इनकी एक डिसीजन हो चुकी थी कि चाइना जो है वो मिजोरम को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर देगा। मिजोरम तो वहीं था, वो कहीं नहीं गया था, ठीक है। बट अब ब्रिटिशर्स ने अपने विजडम में उस टाइम पे जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको आप अगर देखें तो ज्यूज ने तो बहुत, एक्चुअली महाभारत में वो जो 5 गांव मांगे थे और ये ज्यूज ने जो अपने लिए मांगा था उसमें कोई खास अंतर नहीं है। इट इज अ रिपीटिशन ऑफ द सेम। इनिशियल जो इनकी 36 की 1919 की 1936 की जो वार्ता चली थी उसके अंदर ज्यूज हैड एक्सेप्टेड इनिशियली कि हमको थोड़ा सा दे दो, हम खुश हैं। इनकी पॉपुलेशन भी इतनी नहीं थी, आज भी 5 मिलियन ही तो है टोटल। वो माने नहीं। दूसरी बार में उन्होंने बोला 50-50, जब तुम छोटे के लिए नहीं मांगोगे तो फिर मैं बड़ा मांगूंगा, वो फिर नहीं माने। ब्रिटिशर्स ने जाते जाते रिकग्निशन दे दी। खैर ब्रिटिशर्स की खासियत रही है, जहाँ से गए हैं वहाँ वो एक लकड़ी लगा के गए हैं, लकड़ी का ठूंठ लगा के गए हैं, ठीक है। तो ये तो स्वाभाविक है कि ये होगा, बट फैक्ट इस चीज़ से कोई इस चीज़ को मना नहीं कर सकता। With all due respect to my Muslim friends and all due respect to everybody's narrative that is on, इजराइल तो था 1700 साल बीसी से 1700 साल बीसी से पहले का था। 5000 साल पुराना तो रिटन डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। जब इजिप्ट के फारोज थे वो तब से है। नाइल की क्रॉसिंग जिसके अंदर वो जब आता है मोजेस और वो नाइल फट जाती है और बीच में से निकले, ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। इसमें कहीं अब ये ठीक है कि वो नाइल बीच में से फट गई, वो एक क्वेश्चनेबल थिंग है। हो सकता है इट मस्ट बी अ सिचुएशन वेयर दी टाइड ऊपर नीचे हुई हो, ठीक है। हमारी कावेरी भी तो कई साल में एक बार एक पर्टिकुलर दिवस पे फूटती है। ये एक नेचर का प्रिंसिपल है, कई जगहों पे कैसे होता है। तो अब ये 48 की कहानी गिने जा रहे हैं तो गिनते रहो, अब क्या करोगे। लेकिन सर बात वही मैं कह रहा था कि उन जो रियलिटी है उससे इतर, उसके बिल्कुल अपोजिट एक नैरेटिव बन जाता है और उस नैरेटिव को सेल किया जाता है और उस नैरेटिव को लोग बाई करते हैं। इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, स्पेशली ये साउथ एशिया में और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में, इन जगहों पे जो मुसलमान बसता है जिसका एक्चुअली में अरब से कोई लेना देना नहीं है। सही में आई मीन, न कल्चरली कोई लेना देना है। आप वेस्टर्न यूपी में जाइए ना, आप अगर वेस्टर्न यूपी में जाएंगे, आज भी त्यागी चौहान, कारगिल का मेरे को याद है एक जवान मरा था, उसका नाम कुछ लग के त्यागी था, ठीक है। तो आपने अपने जो ओरिजिनल वो हैं वो तो छोड़े नहीं हैं। कल्चरली बहुत सारी चीज़ें आज आप करते हो। अब हमारे यहाँ पे जो शादियाँ होती हैं मुस्लिम्स में और हिंदूज में, ठीक है, मैं हिंदू चलो शब्द ही नहीं यूज़ करूँगा, सनातनी बोल देता हूँ मैं, आजकल वो बेहतर चल रहा है, ठीक है। आपके जो रिचुअल्स हैं वो सेम हैं, जबकि ओरिजिन जो इस्लामिक उसके हिसाब से जब निकाह होता है वो एक बड़ा सिंपल प्रिंसिपल होता है कि एक लड़की इधर होती है, लड़का इधर होता है, उसके वो एक हामी होती है कि आप कबूल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उतना ही प्रोसेस है। उसको छोड़ के हिंदुस्तान के इलाके के अंदर बाकी इतने रिचुअल सेम हैं। डोली उठेगी, ठीक है, हल्दी होगी, मेहंदी है, संगीत है, मेहंदी है, ठीक है,
मैं सर एक किस्सा सुनाता हूँ। पाकिस्तान का एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे मेहंदी का खर्चा या संगीत का खर्चा शादी के खर्चे से 3 गुना ज़्यादा है। तो मैंने कहा कि ये अनइस्लामिक नहीं है? बोलते बिल्कुल अनइस्लामिक है। बोलते हमारी सोसाइटी में पॉलीगमी आज तक नहीं एक्सेप्ट हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान का जो मौलवी है वो मर गया 70-75 साल से चिल्लाते हुए कि पॉलीगमी करो, बिकॉज उनका तो एक ही फंडा है ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन बढ़ाओ, नंबर्स बढ़ाओ। लेकिन वो होगा तब अचीव जब पॉलीगमी होगी। पॉलीगमी कह रहे थे यार हमारे यहाँ पॉलीगमी आज तक एक्सेप्टेबल नहीं है, कि जहाँ पे आदमी दूसरी शादी की बात करता है उसके मायके बीवी के मायके वाले आते हैं और कुटाई कर देते हैं। कहते मतलब यू कांट इवन इमेजिन। आप ये छोड़िए, तो सर वो कल्चरल थिंग है कि कल्चरल मैं बताता हूँ ना आपको। पाकिस्तान में आज भी चौधरी की शादी चौधरी में होगी। हाँ होती है। जट की शादी जट में होगी। जट की शादी जट में होगी। बाजवा ने, आर्मी चीफ बाजवा ने अपने दोनों बेटों की शादियां जो है वो जट में फैमिली में ही कराई। तो वो जो बेसिक जो सिविलाइजेशनल जीन्स हैं वो नहीं बता। आप एक्सेप्टेंस ऑफ अ रिलीजन हो गया, यू आर अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बट हिंदू हेटर एंड अ हिंदू हेटर, बट आप फिर भी फॉलो वही कर रहे हो जो आपके वंशज आज से 5000 साल पहले कर रहे थे। आपने अपने गोत्र, इट्स गोत्र कॉन्सेप्ट बेसिकली। वो थोड़ा सा उधर अलाइन हो गया, जो भी हो गया थोड़ा सा, बट येट मजाल है अगर जट किसी और में शादी कर जाए तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं। लोग शादियों में नहीं जाते। उनके में राजपूतों की शादियां राजपूतों में हो रही हैं और वो गोत्र मना वही वो फॉलो कर रहे हैं। सर रहील शरीफ जो बाजवा से पहले आर्मी चीफ था, रहील शरीफ वॉज अ राजपूत, और रहील शरीफ की शादी राजपूत फैमिली में हुई। वो 1971 वॉर का बड़ा उनका फेमस मार्टेर है वहाँ का, पाकिस्तान का, मेजर अजीज भट्टी साहब। हाँ, तो मेजर अजीज भट्टी का वो कज़न है जनरल राहील शरीफ जो है। और अभी इस्लामिक फोर्स जो सऊदी अरेबिया ने बनाई है, यूनाइटेड इस्लामिक आर्मी, उसको वो लीड कर रहा है। एंड वो खुद के बच्चों की शादी नहीं करी उसकी। समबडी वेरी क्लोज टू द फैमिली टोल्ड मी कि बात चल रही थी शादी में इन अ कश्मीरी फैमिली। लोगों ने, उसके रिश्तेदारों ने मना कर दिया, कहा कि हम शादी में नहीं आएंगे अगर तुम राजपूतों से बाहर करोगे। हाँ, राजपूतों से बाहर करोगे, तुम्हें शादी में नहीं आएंगे। इनफैक्ट गलती हमारे लोगों से है कि जब ये लोग उस चीज़ को रिटेन कर रहे हैं, अपने आज भी सरनेम्स रिटेन कर रहे हैं, हमने तो एक्चुअली इंस्टेड ऑफ इनसे हेट क्रिएट जो चल रही है उसकी जगह तो एक्सेप्टेंस करके इनको घर वापसी कराओ ना, कि अगर आप ये नहीं छोड़ रहे हो तो आप वापस आ जाओ यार, गाय टिके हो उधर। और इतना थियोलॉजिकल स्टेट होने के बावजूद नहीं खत्म हो रही है। मतलब मौलवीज वहाँ पे जो है वो, उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो कल्चरल रूट्स है और ये जो सलाफिज्म 1970s के बाद जो पेट्रो डॉलर्स इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में आने शुरू हुए, तो उसका सबसे बड़ा मूवमेंट, सबसे बड़ा पर्पस क्या था कि इनको इंडियनाइज जो मुस्लिम्स हैं इनको अरबाइज किया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि आज की डेट में इन्होंने कल्चरल चीज़ें नहीं छोड़ी हैं, लेकिन जस्ट इन हिंदू हेट्रेड, जस्ट टू मॉक द इंडिजिनस कल्चर, द मेजॉरिटी पॉपुलेशन, वो फिर जानबूझ के हमारे जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। मतलब मैं आई बिलीव कि 90% इनका एक्चुअली में इनको जीरो सेंटिमेंट है उनके साथ। इनको भी यह है कि वो अरब में बैठे हुए लोग हैं यार, फिलिस्तीन के, हमारा उनसे क्या लेना है। लेकिन उनको ये पता है अगर हम ये करेंगे ना तो ये जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है इसको आग लगेगी, हाँ, इसलिए भी वो करते हैं ये चीज़। डोंट यू एग्री? चिढ़ाने के लिए। जैसे कि कुरान में कहीं नहीं लिखा है गाय खाना है। गाय खाना इज नॉट कंपल्सरी। आपको अगर कुरान शरीफ पढ़े हो, कुरान शरीफ के अंदर पहला जो चैप्टर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो अल जहालत है और दूसरा अल बकर है। अल बकर बकरी नहीं है, अल बकर मतलब गाय है। उन्होंने इतनी इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है। और जो पढ़े लिखे हैं वो गाय के दूध के बारे में, गाय के मक्खन के बारे में कि उसमें शिफा है बोलते हैं। तो अब ये लेटली कॉन्सेप्ट चालू हो गया है। प्रॉफिट मोहम्मद ने तो प्रोहिबिट भी किया कि रेड मीट मत खाओ। हाँ। जब गाय तो रेड मीट ही है बेसिकली, हदीस है इसकी कि भाई आप रेड मीट मत खाओ। लेकिन हमारे यहाँ वाले, अच्छा अरब में कभी आपने देखा है इतना कि नहीं यार हम तो गाय खाएंगे ही खाएंगे ना?
उनको नहीं है, उनको है कि यार हम तो कुछ भी ऊँट खा में भी लें। खुश हैं, हाँ, जो उनकी लोकल अवेलेबल मीट है उसमें खुश हैं, मिडिल ईस्ट में आज भी गाय नहीं है, कभी थी भी नहीं, कभी थी भी नहीं, घास ही नहीं थी तो गाय कहाँ से गाय रहेगी? कहाँ से रहेगी? तो वो कैसे इतना इंटीग्रल था? तो ये जो एक मेजोरिटी को मॉक करने का जो कल्चर शुरू हो गया इंडिया में, और मेजोरिटी को चिढ़ाने का, जैसे पाकिस्तान में जब इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं तो इंडिया का फ्लैग जमीन पे बिछाते हैं, उसके ऊपर गाय के हाथ पांव बांध के लिटाते हैं और फिर गाय की गर्दन काटते हैं इंडियन फ्लैग के ऊपर। ये उनका प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट बेसिकली। हाँ, ये उनका एक तरीका है, जैसे हमने कहा, मॉक करने का। मॉक करने का। वो बार बार आपको, जैसे कि वो गौमूत्र पीने वाले, गाय का पेशाब पीने वाले, इस तरह की कम्युनिटी से वो आपको कॉल करते हैं ऑन सोशल मीडिया, हर जगह पे उकसाते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता यार, ठीक है हम गौमूत्र पीते हैं, वो गौमूत्र पीना और तो मच बेटर देन कि किसी का आप खून पियो। आप तो खून पी रहे हो ना एक पूरी कम्युनिटी का। पाकिस्तान में जो हिंदू बच गए हैं थोड़े बहुत, उनको बेचारों का भी, वो कल का मैंने ट्विटर पे एक वीडियो भी डाला था, एक बेचारी वो रो रही है, 34 साल की औरत को उठा लिया, उसको मार दिया। 13 साल की, 12 साल की बच्चियों को किडनैप कर ले जाते हैं हिंदुओं की। मियाँ मिट्ठू जो है, मियाँ मिट्ठू को देखिए, उसने तो मतलब उसकी तो दुकान इसी बात पे चल रही है। और उसके साथ पाकिस्तान का कौन सा बड़ा इंटेलेक्चुअल, कौन सा बड़ा लीडर नहीं खड़ा होता, चाहे बाजवा हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे शरीफ फैमिली हो, एवरीबडी स्टैंड्स बाय हिम। भुट्टो का वो पूरा सपोर्ट है सिंध में, सबके साथ फोटोग्राफ्स अवेलेबल है उसकी, और उसका काम ही यही है, दूसरा कोई काम ही नहीं है उसका। इन्होंने इतने आलिम इकट्ठे कर लिए हैं कि उनको अपनी दुकानें चलाने के लिए कुछ तो करना है। कॉमन पॉइंट क्या है? हेट हिंदू। आप और जो मैं बात कर रहे हैं, मैं आपको अभी बता देता हूं, जब हमारे कमेंट्स आ रहे होंगे इस पॉडकास्ट के बाद, तो उसके अंदर एक ऐसी चीज बोल रहे हो कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा तो होता ही नहीं है। आएगा, देखना लिखा हुआ। सर, ये डिनाइल जो है कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, ऐसा तो हुआ ही नहीं है, जैसे वो बच्चों को मारा, नहीं तो फेक न्यूज़ है, ऐसा तो हुआ नहीं। सर मेरा सवाल ये है कि सर आज जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एज है, जहाँ पे वीडियो फोटोग्राफिक एविडेंस मौजूद है, जेरूसलम पोस्ट ने फैक्ट चेक करके उसको दिखा दिया कि हाँ भाई ये चीज़ हुई है, लोगों को, बच्चों को मारा गया है, उनकी गर्दनें काटी गई हैं, फिर भी डिनाई कर रहे हैं। तो सर आज 700 साल पहले क्या करते हो? पोर्टूस ने बोल दिया कि काटे गए हैं, लेकिन कनाडा में आज ही ट्विटर पे चल रहा है कि एक औरत है जो बोल रही है कि नहीं जी, बिडेन ने भी बोला है कि ये झूठ है। अब वो कम्युनिटी जो सुनना चाहती है वो वही सुनेगी, जो तो लोग बेसिकली इट इज एड्रेसिंग दी फेंस सिटर्स जो उनकी अपनी कम्युनिटी के हैं। देखो, इंसानियत तो उधर भी है, ऐसा नहीं है कि सारे गलत है। ये एक आइडियोलॉजी है। मैं हमास आईसिस को मैं एक आइडियोलॉजी कह रहा हूँ, ठीक है, मैं पूरे स्पेक्ट्रम में नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन उस पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर डिवाइड है। एक वो हैं जो बिल्कुल हमास के साथ हैं, एक वो हैं जो फेंस सिटर हैं, एक वो हैं जो जानते हैं कि ये गलत है। लेकिन अब एक प्रोपेगेंडा चलेगा ये फेंस सिटर्स को और इनको बोलने के लिए कि नहीं वो जो बोल रहे हैं वो गलत है, उसमें मत जाना, आप कहीं पलट मत जाना, आप कोई ऐसी स्टेटमेंट मत दे देना। अब फेंस सिटर जो है वो बैठ के, क्योंकि उसको मालूम है मेरी कम्युनिटी में एक्सेप्टेंस नहीं होगी, तो जो दो हार्डकोर बोलते हैं कि आ जाओ, कॉल करेंगे, प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे, ये फेंस सिटर्स उनके साथ बैठते, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं इनके साथ नहीं बैठा तो मेरे बच्चे की शादी नहीं होगी। कल मैं मस्जिद में जाऊंगा तो मेरे को वहां पे ताने मारे जाएंगे, कब्रिस्तान में कब्र नहीं मिलेगी, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। लेकिन सर कहीं नेकी दे। लेकिन हमारे यहाँ डोंट यू सी इट एज ए इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट कि अगर एक आबादी है, मैं पूरी कम्युनिटी की बात ना भी करूं, उस कम्युनिटी के अंदर एक आबादी ऐसी है जिनकी लॉयल्टी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ है जो कि यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है, और जो ना इनकी भाषा बोलती है हमारी, ना उसका कल्चर वो है, ना उनका पहनना ओढ़ना खाना पीना कुछ भी हमसे नहीं मिलता। दे आर मोर लॉयल टू देम, क्योंकि इंडिया के अंदर भी बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुई हैं। कश्मीरी पंडित्स को ले लेते हैं, जब कश्मीरी कम्युनिटी को वहाँ से निकाला गया, जो हमको बार बार बोला जाता है कि ये फिलिस्तीन जो है ये मानवता का मसला है, ये इस्लाम का मसला नहीं है और ये मुसलमानों का मसला नहीं है, और यही हमको बताते हैं। और लेकिन जब कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं को मार के निकाला जाता है तो उसके लिए कभी प्रोटेस्ट नहीं निकालते, उसके लिए कभी रैली नहीं निकालते। आपकी गलती है,
आप वाले क्यों नहीं निकालते? वो तो वो कर रहे हैं जो उनको करना है। लेकिन वो दोगलापन तो है ना, हिपोक्रेसी तो है। आप देखिए ना, कोई हिपोक्रेसी को छोड़ दीजिए ना आप। एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट है। आप तो यूनिवर्स की बात मत करो ना, क्योंकि आप तो अकेले, आप और एक नेपाल है, और बचा कौन है? लेकिन आप में ब्रदरहुड है ही नहीं। अभी मैं आपको बताता हूं कि कल पितृपक्ष की आखिरी पूजा थी। कल हमने 1400 साल से इस भारतवर्ष के अंदर जाने अनजाने जितने लोग भी धर्म की लड़ाई में बलिदान दिया जिन्होंने, मैं जब बलिदान की बात करता हूं तो एक वो जो लड़के मरे, एक वो जो जैसे बीर में सो रहे थे और काट दिए गए, एक वो जिन्होंने जौहर कर लिया, एक वो जो कुएं में कूद गई, एक वो जो तलवारों की नोक पे बच्चों को टांगा गया। अब गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को ही देख लो, चिनवा दिया। हम कई साल से, एक छोटी सी फाउंडेशन है, हम लोग इनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष का सामूहिक तर्पण करते हैं। कल हमने हरिद्वार में किया है। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को पता हो जो कहानी, जो सत्य छुपा दिए गए। अब आप देखिए, जब पार्टीशन हुआ इतनी जनता इधर आई, कितने लाख मर गए, लेकिन सिस्टमैटिकली किसी को बोलने ही नहीं दिया गया इस बात को। अब जाके कुछ लोगों ने रिसर्च चालू की है, जो लास्ट जो फैमिलियां रह गई हैं, जिन्होंने ये देखा है, और वो भी हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, वो इंग्लैंड में हो रहा है। वो लोग आके कांटेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने आगे पीएचडी के बच्चे पकड़े हुए हैं कि तुम इसके ऊपर थीसिस करो, तुम रिसर्च करो, तुम आइडेंटिफाई करो ये फैमिलीज, उनसे सच लिखवाओ, उनको इस हिस्ट्री को। अगर एक बार ये खत्म हो गए तो ये जो हुआ, इस बात को दुनिया भूल जाएगी। उसको रिकॉर्ड करके रखा जा रहा है। उसका एक दूसरा एंगल भी है कि जो आज तक रिकॉर्ड नहीं किया तो अब क्यों। मे बी ये रिकॉर्डिंग्स जो इन्होंने जो लोगों से ली हैं, कल इसको फिर भड़काने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जो एक इज अ वर्ड फॉर इट, जेनेटिकल ट्रॉमा है, वो तो है ना। दुनिया भूल जाएगी, लेकिन जब उसको वापस बताया जाएगा तो ट्रॉमा जो जीन है वो वापस रिवाइव होता है। ठीक है, लेकिन आज तक इस बात को दबा दिया। अब आप सोचिए कि 1400 साल से जो चल रहा था उसको इतना सिस्टमैटिकली इन 70-80 सालों में दबा दिया गया। आपके हर बोले खत्म हो गए। ये कहानियां हर बोलों के मुंह से आती थी, वो नहीं बचे। आपके जो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स जो आर्काइव्स में पड़े हैं, वो आर्काइव्स को ऐसे रख दिया जैसे कि पता नहीं कुछ पाक। अब उसके ऊपर लोग कर रहे हैं रिसर्च, धीरे धीरे मिल रहा है। तो ये अब ये जो पैलेस्टीन में चल रहा है वही सेम स्टोरी की 48 के बाद की कहानी चल रही है, उससे पहले की बाहर ही नहीं निकलने दे रहे। नैरेटिव्स इतने बन गए। तो फैक्ट, जब तक आप फैक्ट्स को ग्राउंड पे नहीं लाओगे तब तक आप सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? फैक्ट्स को तो वो फैक्ट्स मानने को तैयार नहीं है ना। उनकी किताबों में भी लिखा है। सर मैं कह रहा हूं उनकी किताबों में लिखा हुआ है, उनकी इवन कुरान में मेंशन्ड है कि ये नीचे आवाज आ रही है, बोले नहीं आ रही है। बोले क्या बात कर रहे हो, नीचे यहूदियों की चीखों की आवाज आ रही है इन कब्रों में से। तो अगर वो आप अरब जब यहाँ आए हो और आप इस बात को मान रहे हो, तस्लीम कर रहे हो कि वो नीचे आवाजें आ रही हैं, तो इसका मतलब वहाँ जू थे पहले जिनको काट के दबा दिया गया। अभी मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि 5 गांव दे दो, कि नहीं दूंगा। तो जब नहीं दोगे तो युद्ध तो होंगे। और उनके साथ जितनी भी ट्रीटीज की, जैसे प्रॉफेट मोहम्मद की ने अपनी लाइफ टाइम में ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की इनके साथ, जूस के साथ सारी ट्रीटीज खुद की, उनके साथ जिहाद भी लड़ा, उनके साथ ट्रीटीज भी की, और फिर उन ट्रीटीज को वायलेट भी किया। आज भी अगर हम देख लें कि पाकिस्तान में देख लेते हैं तो एक हिंदू फैमिली आई हुई थी, मेरी उससे बात हो रही थी, तो उनकी 4-5 बेटियां हैं। तो वो तेरे अब भाग के आ गए, उनकी बेटियों को उठाने का प्लानिंग था। तो आई वॉज टॉकिंग टू हिम, आई आस्क्ड हिम, ही सेड, मैं बच्ची से बात की, मैंने कहा कि तुमको क्या प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। शी सेड कि आप ये पूछो कि कहाँ प्रॉब्लम नहीं होती।
क्या मैं बचपन से कह रही है कि मैं बचपन से जब से स्कूल जा रही हूँ कि मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी जब मेरी दोस्तों ने मुझसे ये इसलिए मुझे फोर्स करना शुरू कर दिया कि तुम मुसलमान क्यों नहीं बन रही, तुम कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही, कि 3rd स्टैंडर्ड में, यानी कि सामने वाली कम्युनिटी को इतना रेडिकलाइज किया हुआ है कि 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली बच्ची की उम्र क्या होती है, 8 साल 9 साल, 8-9 साल की बच्ची, 8-9 साल के बच्चों को इतना है कि नहीं यार ये जो हमारे साथ पढ़ रहा है ये कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा। इतना रिलीजियस रेडिकलाइजेशन उनके अंदर है, या अवेयरनेस कह लीजिए उनके हिसाब से। एक दिन मैं एक पुराने किसी की बात सुन रहा था, फॉरगेटिंग नेम, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, या नहीं, ही वाज एम्बेसडर या डिप्लोमेट थे, पाकिस्तान में ही थे, इंडिया से गए हुए थे। शक्ल मेरे सामने आ रही है, नाम याद नहीं आ रहा है। तो बोले कि मैं किसी के घर गया था और उन्होंने बड़े प्यार से, जैसे हमारा कल्चर है, बेसिकली कल्चर तो सेम है ना, तो उन्होंने बड़े प्यार से उनको बुला, मतलब उनका लुक आफ्टर किया, चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, ये करेंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक उनके घर का एक 5 साल का बच्चा अंदर घुसा, तो उसको इंट्रोड्यूस कराया गया कि ये अंकल इंडिया से हैं। वो जो लड़के का रिएक्शन था, और वो टेबल के आसपास इंडिया वाले गालियां देता हुआ, मतलब नॉट एज माँ बहन की, बट जो एक बच्चे से उम्मीद कर सकते हो, और वो चिढ़ाता हुआ इधर उधर। अब ये बच्चा जो है, आई विल स्टिल कॉल हिम इनोसेंट, नाबोध बोलूंगा, वो तो वही पकड़ रहा है जो घर में बात हो रही है। तो ये जो फेस, फ्रंट फेस है कि नहीं आप बड़े अच्छे हैं, बैठिए, आइए, आओ भगत हो रही है, और एक बच्चा आके आपकी पूरी पोल खोल जाता है कि आप पीछे से क्या बात करते हो। और ये मैं इंटरव्यू की बात बता रहा हूँ आपको, तकरीबन 15-20 साल पुरानी, जब डीडी होता था उस टाइम पे ये इंटरव्यू आ रहा था। क्योंकि कई बार होता था कि वी नेवर टॉक्ड अबाउट पाकिस्तान, फिर बीच में थोड़ा सा गैप आता था तो पाकिस्तान की बात हो जाती थी, फिर दूसरी गवर्नमेंट आ जाती थी, फिर वो एक अलग सा एक नैरेटिव चालू हो जाता था। तो ये वो बीच वाले उस टाइम के नैरेटिव की बात है, जब वो व्यक्ति, एंड वेरी सीनियर डिप्लोमेट, तो अवाक पैदा होते ही उसके कान में एक ही बात फूंकनी चालू कर दो। आप अब जैसे आज की तारीख में ना बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम पाकिस्तान वापस लेके रहेंगे। आर यू रेडी? आप वो पॉपुलेशन भी साथ लेना चाहते हो जो आपसे इतनी हेट करती है? हाँ, एक डिप्लोमेटिक लेवल पे, एक वो पॉलिटिकल लेवल पे आप नहीं, हिंदुस्तान वाले तो हमारे जैसे ही हैं, पाकिस्तान वाले तो हमारे जैसे ही हैं, लड़ाई तो पॉलिटिशियंस की है। आप अपने जनरेशन को क्या दे रहे हो? पॉलिटिशियन कौन है? आप ही तो सेलेक्ट करके ला रहे हो, आप ही इलेक्ट कर रहे हो। इफ द पॉलिटिशियन इज स्पीकिंग अ वॉइस, इट इज एक्चुअली योर वॉइस। या तो आप मानो कि आप गलत आदमी चुन रहे हो, और अगर आप चुन रहे हो तो आप जानते हो आपको किसको चुन रहे हो। तो फिर ये मत बोलिए कि नहीं ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की लड़ाई है ना। आप ने अपने बच्चों के दिमाग में वो बात डाली है, उसका रिजल्ट यही होगा। तो ये जो मैचोइज्म चलती है ना कि नहीं पीओके भी हमारा होगा और अफगानिस्तान भी हमारा होगा, या तो आप इजराइल की तरफ बोलो कि गाजा भी हमारा होगा लेकिन उसके अंदर फिलिस्तीनी नहीं होंगे, तब तो गाजा हमारा होगा और शांति से होगा। तो अगर आप बोलते हो कि आप पाकिस्तान हमारा होगा, तो अगर वो पॉपुलेशन बैठी है जो आपसे इतनी हेट करती है, तो या तो पॉपुलेशन हटाओ और ज़मीन लो, नहीं तो ये मैचोइज्म छोड़ दो। आज आपके पास जो है आप उसको बचा लो, वही बहुत है। सर, साउथ इंडिया में हम देखते हैं पीएफआई जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और उसके अपने बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। भाई वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट्स रही हैं वो सारी प्रो पीएफआई ही रही हैं, उन्होंने पीएफआई के ऊपर कभी हाथ नहीं डाला। आप यहाँ पे दिल्ली में बैठ के जितना भी ये ईडी वीडी कर लो, बट लोकल ग्राउंड लेवल पे तो भाई पुलिस ही काम आती है, तो वो तो उनके साथ है। डू यू सी कि PFI is going to be a big challenge for India in times to come, और organizations like PFI? देखो, एक PFI के बंदे की भी एक स्टेटमेंट आई थी और वो बिल्कुल सही बात बोली उसने। वन मस्ट स्टार्ट एक्सेप्टिंग सर्टेन थिंग्स। अगर आप नहीं एक्सेप्ट करोगे तो आप फुल हार्डीनेस में हो कि नहीं आपको घाटा ही होगा।
अब सिमी थी, बंद कर दी, पीएफआई हो गई, पीएफआई बंद कर दी, एसडीआई हो गई, उनका पॉलिटिकल फ्रंट है, स्टूडेंट्स विंग है। आइडियोलॉजी तो आ गई है ना। आप ऑर्गेनाइजेशन हटा सकते हो, आप जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को, आप ऑर्गेनाइजेशन में अगर 2000 आदमी के, आप 2000 को जेल में डाल दोगे, आप लीडरशिप को डालोगे। लेकिन ये जो बाकी बचे हुए हैं 1900, दे आर फॉलोइंग बिकॉज दे बिलीव इन दैट आइडियोलॉजी। वो आइडियोलॉजी आ चुकी है, वो आइडियोलॉजी आप नहीं हटा पाओगे, यू विल फेस द ब्रंट। और ये जो पॉलिटिकल वो है कि अब आप देखिए ना कि इतनी वैकेंसीज हैं, इतनी मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दी जाएगी, आप लोन्स हैं, आपको स्कूटर ऑटो के लिए लोन मिल जाएगा बिकॉज यू बिलोंग टू अ कम्युनिटी। अ गवर्नमेंट इन पोजीशन, जो भी सरकार बैठी है, सारे नागरिक एक समान है। लेकिन आप जब एज अ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जब आप फैसिलिटेट कर रहे हो तो अगला तो जलेगा ना यार कि मैंने क्या कर दिया। डिवाइड एंड रूल तो ये कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उनको वोट चाहिए। आप सिंपल रखो यार कि मैं आपको ऑटो चाहिए, आपने कभी इससे पहले सरकार से कोई लोन नहीं दिया है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस आपने उधर रखी हैं वो टर्म्स एंड कंडीशन आप रखिए, अक्रॉस दी बोर्ड रखिए ना। और आप बोलिए कि मेरे साल का कोटा, मेरे इतना फंड बजट है, मैं साल में इतने स्कूटर ऑटो रिक्शा में लोन दे सकता हूं। बट आप डिवाइड करे जा रहे हो, आप शह दे जा रहे हो। अब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू उदयनिधि स्टालिन, जो उदयनिधि स्टालिन ने स्टेटमेंट दी है, ठीक है, इट्स अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। वही बात की वो चढ़ाने के लिए दी है। सर वो तो जेनोसाइडल कॉल नहीं है कि इट इज अ जेनोसाइडल कॉल। अब कल जब उन्होंने वहां जय श्री राम कर दिया स्टेडियम में, तो वहां से आई ओनली बिलीव, जो मेरे को ट्विटर पे दिख रहा है कि उदयनिधि ने बोला है कि नहीं आप रिलीजियस उसको क्यों कर। अरे जब तू खुद बोल रहा था तब तेरे को नहीं समझ में आई। इधर एक आदमी आपके मैदान में नमाज पढ़ता है, ठीक है यार, उसका समय हुआ, उसने पढ़ ली, तो जो ग्राउंड पे बैठा है, शाम का समय है, उनका तो नारा जय श्री राम है, तो लगाएंगे। दीज आर बैटल लाइन्स, बीट स्पोर्ट्स, बीट जब आपका पाकिस्तान क्रिकेट का एसोसिएशन का चेयरमैन जो है, जब वो यूज कर रहा है वर्ड कि दुश्मन मुल्क के साथ खेलना, तो दुश्मनी तो आप दिमाग में लेकर आए हो ना इधर। इमरान खान जो कि सो कॉल्ड इंडिया के लिबरल्स को बड़ा फैसिनेट करता रहा है, उसने तो बोला है, उसने तो अपनी ये डॉक्यूमेंटेड है कि भाई उसने कहा कि जब भी मैं हिंदुस्तान के खिलाफ खेला हूँ तो मैंने उसको अपना जिहाद माना है। ये लिबरल इमरान खान का व्यू है कि इंडिया के खिलाफ मैच जिहाद है उनका। देखो ऐसा है, उसके पास दिखाने के लिए दो चीजें, एक वो एज अ क्रिकेटर, और बी एक उसकी माँ के नाम का कैंसर हॉस्पिटल। ठीक है, अब उसको करते करते एक स्टेज पे वो पहुंच गया। बेसिकली उसके पास दो ही फाउंडेशन थी जिसको लेके वो ऊपर आया है। ही वॉज अ गुड क्रिकेटर, नॉट डिनाइंग इट। ही वॉज अ कैसानोवा, नॉट डिनाइंग इट। तो ही वॉज नॉट अ गुड मुस्लिम, लेट्स मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ही स्टिल इज नॉट। ठीक है, लेकिन अब उसको अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको अपने साथ लाना और उसको बैकअप चाहिए, तो वो जिहाद की बात करेगा। वो ठीक है, वो उसकी पॉलिटिकल कंपल्शन है, बट यस उसका लार्जर इफेक्ट जो है वो घातक है। अ स्टेटमेंट लाइक दिस। तो जय श्री राम के नारे तो सुनने पड़ेंगे। अगर आप वहां से ये चल के याद के कहते हो, आपका चेयरमैन बोलता है कि ये युद्ध है, वो दुश्मन देश है, तो फिर दुश्मनी तो दुश्मनी के तौर से होगी। यही शुक्र मनाओ इतनी इज्जत दी है। यहाँ पे तो बहुत ट्रोल भी हुआ ना, कि ये भी पॉइंट है जो कि आई फील कि ये वैलिड पॉइंट है कि यार आपको खेलना क्यों है पाकिस्तान से? वाई डू हैव टू प्ले विद पाकिस्तान? आप कोई रिश्ता नहीं रख रहे हो, आप डिप्लोमेटिक रिश्ता नहीं रख रहे हो, आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, मतलब आप किसी लेवल पे कोई एंगेजमेंट नहीं कर रहे हो, तो ये क्रिकेट ही क्यों करनी है आपको? ये खेलना ही क्यों है? देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, हम और आप जिस लेवल पे सोचते हैं ना,
ये गवर्नमेंट उससे बहुत ऊपर लेवल पे सोचती है। सर ये गवर्नमेंट के ही नहीं, राजीव शुक्ला तो मुझे लगता है जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से वो बीसीसीआई में बैठा हुआ है। हाँ। ठीक है मतलब ये अरुण जेटली जी थे जब जीवित थे, वो खुद बीसीसीआई में थे। ये बीसीसीआई की कुर्सी ना, ये बीजेपी, कांग्रेस, सारी पॉलिटिकल पार्टी इनसे छूटती नहीं है। मतलब कहते हैं वो जोक की तरह पकड़ के रखते हैं उसको। आपका देश भी तो पूरा क्रिकेट के जो सेंटर ऑफ वो है ग्रेविटी आपके देश की, वो क्रिकेट का मैच है, गेम है। आपकी पॉपुलैरिटी तो क्रिकेट से चलेगी, बाकी चीज़ों पे मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे उसके हमारे यहाँ जो लोग वीरगति को, जो आप खुद फौजी रहे हैं, मतलब जो सैनिक हमारा वीरगति को प्राप्त होता है उसको शायद उसके लिए लोग एक दिन रोते हैं, एक दिन उसके लिए उसको याद रखते हैं, या जब तक वो अखबार में और टीवी पे आता तब तक याद रखते हैं। मैं आज अपने व्यूअर्स से पूछ लूं कि मुझे 5 वीरगति को प्राप्त हुए भारतीय सैनिकों का नाम कमेंट में लिख दे, तो वो गूगल किए बिना नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, 5 का नाम नहीं लिख सकते। लेकिन इनसे आप ये पूछ लीजिए कि सचिन तेंदुलकर ने कितनी सेंचुरी मारी है, विराट कोहली ने लास्ट सेंचुरी कब मारी थी, कौन से मैच में, तो बराबर याद रहता है लोगों को। 1983 का मैच याद रखते हैं लोग। हाँ। और 1 महीने पहले जो वीरगति को प्राप्त हुए सैनिक, उनका नाम नहीं याद होता। तो मतलब एज अ नेशन हमारी डायरेक्शन भी तो, वो शत्रुबोध जो होता है, वो शत्रुबोध तो हमारे अंदर है ही नहीं है। हमको तो वही है ना कि हमको तो आलू गोश्त खाना है, वो नवाज शरीफ वाला। एंड उनको पता है ये चीज, सामने वाली पार्टी को पता है, बिकॉज उनको शत्रुबोध है, उनको है। पीसीबी का चेयरमैन कहता है ये दुश्मन मुल्क, क्योंकि उसको पता है कि मेरा दुश्मन है कौन। बट हमारे वालों को तो शत्रुबोध है ही नहीं है। इनको तो आतिफ असलम मिल जाए, 2-4 गाने वाले मिल जाए, 3-4 नाचने वाले मिल जाए, क्रिकेट खेलने वाले मिल जाए, बस 1400 साल मार खाने के बाद हजारों आप तो आ गए पिंडदान करके हरिद्वार से, आप इनसे उम्मीद करते हो कि ये करेंगे कभी? देखो ऐसा है, एक छोटी सी मुहिम है, हम चाहते हैं कि अगले साल और लोग बढ़ें। आप हरिद्वार नहीं आ सकते तो आपके इलाके की नदी पे जाके कराओ, आप वहाँ नहीं कर सकते तो आपके घर के गांव के अंदर खेत में जो कैनाल चल रहा है, जल तो आपका ही है, किसी न किसी नदी से आया है, नदियाँ जो हैं वो हमारी जीवनदायी हैं, अब वहाँ करो तो सही। इनको याद तो करो जो इतनी जौहर में जल गई, इतने कुओं में कूद गई, लोगों ने अपनी बहू बेटियां अपने हाथों से मारी हैं कि उनके हाथ ना निकल पड़ जाए जब वहां से चले हैं। मेरी वाइफ के दादाजी, उनकी बॉडी आज तक नहीं मिली। उन्होंने वो कई, मतलब आई हैव सीन माय फादर इन लॉ क्लोज, मतलब ये नहीं कि मेरी शादी हुई, हम पहले से जानते थे, हम एक दूसरे से पहचान बहुत पुरानी है। वो उनके ही वॉज ऑल्सो कर्नल, और वो उनकी जिंदगी में मरते दम तक वो बात थी कि मैं आग नहीं दे पाया, मुख अग नहीं दे पाए। ये हमारे रिवाज हैं। अब जब हम ये तर्पण करते हैं तो हम इसलिए कर रहे हैं कि वो कितने थे जिनको मुख अग्नि नहीं मिली, लाशें पड़ी रही होंगी, गांव के गांव खत्म हो गए, उठाने वाला कोई नहीं है, चीलें खा रही होंगी। पहले तो गिद्ध होते थे, अब तो गिद्ध भी बेचारे कम हो गए। हमारे में और पारसियों में कोई खास अंतर नहीं रह गया। और आप देखिए कि जब ये ऑनस्लॉट चालू हुआ, कितनी सिविलाइजेशंस खत्म हो गई, आज नाम नहीं है। ये तो भला हो इजिप्ट जो आज भी अपने फारोज के उनको बचा के रखा हुआ है, तालिबान की तरह होता तो पता चला उनको भी उड़ा देता। पर्शिया खत्म हो गया है। मेरे फादर साहब आज 92 साल के हैं, एज के साथ उनको थोड़ी सी इश्यूज आ रही हैं, उनको याद नहीं रहती हैं चीज़ें, लेकिन वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से थे। उनकी जो आगे नानी थी वो पर्शिया से थी, और पर्शियन में चम्मच को कशौक कहते हैं। वो इतने साल हमने उनको चम्मच मांगते हुए देखा, लेकिन अब जब वो इस उम्र में आए तो शायद वापस, कहते हैं जैसे आदमी बुढ़ा होने लगता है तो अपने बचपन में चले जाता है। अब जब वो टेबल पे आके खाने पे बैठते हैं तो बोलते मेरी कशौक दे दे। वो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई। तो जो हम आज जीवित हैं, इतना तो हमारा बनता है बस, कि जो बेनाम अनजान चले गए उनके लिए तो पूजा करी जा सकती है साल में एक बार। सर एक लास्ट
पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि वेयर डू यू सी कि इंडिया के जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, क्या इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट इज मच बिगर चैलेंज देन द एक्सटर्नल थ्रेट्स दैट वी हैव गॉट फ्रॉम द टू फ्रंट्स? क्या उससे बड़ा थ्रेट हमारे यहाँ इंटरनली तैयार हो रहा है? बिकॉज पिछले 5-6 साल में हमने देखे इस देश में जितनी कैजुअलिटीज राइट्स में, प्रोटेस्ट में, इनमें हुई हैं उतनी टेररिस्ट हमलों में नहीं हुई हैं। तो अगर आपकी कैजुअलिटीज उससे ज़्यादा इंटरनली हो रही हैं तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, चाइना इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ। चाइना बेसिकली एक उनकी पॉलिसी है, वो आपको ना बोलता रहेगा लेकिन करेगा। कब करेगा पता नहीं, क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आप समझिए कि जो पामीर जो आपका टिबेटन प्लेटो है, उस हाइट के ऊपर आपको एक बोरी सीमेंट भी चलानी है। हम तो हमेशा जब बात होती है तो बोलते हैं कि सैचिन में एक रोटी हमको 300 रुपए की 600 रुपए की पड़ती है, उसका अगर फ्यूल कॉस्ट वॉस्ट लगा लो। उसने पूरा, अगर आप अक्साई चीन से लेके और अरुणाचल के लास्ट एंड ट्राई जंक्शन तक ले जाओ, उसका बॉर्डर कितना बड़ा है और वो हर जगह पे प्रिपरेशन कर रहा है। उसने, मैं जब ज्वाइन किया था तब मैं 88-89 की बात कर रहा हूँ, तब उसने सेंट्रल हाईवे, ईस्टर्न हाईवे, वेस्टर्न हाईवे बना दिए थे और एज फार एज सोमदुरोंगचू वो अंदर घुसा था और सोमदुरोंगचू के ठीक पीछे, तागला रिज के पीछे, तब उसने एक ली करके जगह है, एल ली करके, तो ली कैंप हम उसको रेफर करते थे, तब उसने बनाना चालू कर दिया था। देखें, वो बैठ के दांत दिखाने के लिए तो तैयारी करनी है। अब जब वो करेगा, वो जो कोलैटरल होगा वो मैं अभी नहीं उसके बारे में बोल सकता हूँ, क्योंकि जब करेगा तो कोलैटरल बहुत होगा। ठीक है, पाकिस्तान के साथ एक हमने लाइन ऑफ फेंस बना दी है, सीज फायर रखा हुआ है, काफी हद तक मेंटेन हो रहा है। उधर से गोली चलती है तो चलती है, इधर से भी, ऐसा नहीं कि नहीं चलती है। गोला अगर चलेगा तो चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन जो पहले होता था कि आते जाते, कल मतलब एक ज़माना ये भी था इस देश में कि पाकिस्तान की पोस्टों में सूबेदार बैठते थे। हमारा मेजर बैठता था, कंपनी कमांडर, उधर एक सूबेदार बैठता था और सूबेदार भी आते जाते किसी को पीछे से एक छड़ी मारता था, 6 राउंड फायर कर दे, और चल देता था और हम गोली खाते थे और बैठे रहते थे। अब कम से कम इतना तो अंतर आया है कि किसी ने वहां छड़ी उठाई तो यहां से फिर बालाकोट हो जाता है। वी हैव सेंट अ मैसेज लाउड एंड क्लियर। इन्फिल्ट्रेशंस हो रही हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें, जो गाजा से इन्होंने 4-6 जगह से ब्रेक, उसको फेंस को तोड़ के और उससे अंदर घुसे और इन्होंने किया, वो एक तरीके की इन्फिल्ट्रेशन है। उनकी किस्मत ये थी कि गार्ड्स वर नॉट रेडी। इनफैक्ट हमास वाज आल्सो सरप्राइज्ड कि उन्हें रेजिस्टेंस ही नहीं मिला। ठीक है, अब उसके पास चॉइस क्या है? जब इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर पड़ रहा है पाकिस्तान के ऊपर, इट इज अफेक्टिंग इट्स इकोनॉमिक्स। ठीक है, इतने उनके जो पुराने टेररिस्ट लीडर्स मर रहे हैं। अब वो कौन मार रहा है उस पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो खुद ही मार रहे हैं कि हम मार रहे हैं, वो एक सवाल की बात है, क्योंकि अब वो भी उनके लिए पेन हो गए हैं कि उनको रखने का मतलब उनको इंटरनेशनल फंड्स नहीं मिल रहे। ठीक है, अब वो हेट की बात से चालू हुई थी हमारी, वो हेट तो है। ये जो इतने स्लीपर सेल्स अंदर घुसे हुए हैं, पहले के बैठे हुए हैं, इनके लिए एक तबका ऐसा है जो कि इनके लिए करने को राजी है। पथराव हो रहे हैं अभी लेटली, जितना हर रिलीजियस प्रोसेशन के ऊपर पथराव हुआ है। नू आपने देख लिया, ट्रिगर बहुत छोटी चीज होगी लेकिन ट्रिगर होगा। तो योर कैजुअलिटीज, मैं चाइना को छोड़ दूं, विज़-अ-वी पाकिस्तान डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन आपकी अंदर इंटरनल उसमें ज्यादा होंगी। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अगर इनके कंफर्ट की गवर्नमेंट आई तो ये अभी पीछे असुद्दीन ओवैसी साहब की, अगर मैं साहब शब्द यूज कर सकता हूँ तो, एमपी हमारे,
उनकी स्टेटमेंट है यूपी पुलिस को लेके कि योगी तो आश्रम में अपने चले जाएगा और मोदी पहाड़ों में चले जाएगा, तब तुम क्या करोगे? हम तो तुमको चुन चुन के। आप एक स्टेट की ऑथराइज्ड आर्म को आप धमका रहे हो इलेक्शन से पहले, और उसको देखो कहाँ तक ट्रिकल होता है कि वो यहाँ तक ट्रिकल होता है कि वेस्टर्न यूपी के एक पुलिस वाले ने एक लड़के को बिना हेलमेट पकड़ा। इट्स अ ऑफेंस। आप पूरे हिंदुस्तान में, अब ठीक है लोग चल रहे हैं एक अलग बात है, बट बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाना ऑफेंस है। वो लड़के ने मुड़ के क्या कहा, गवर्नमेंट बदलने दे तब देखेंगे, तेरे को घसीट के बाहर नहीं लाया तो। मतलब गवर्नमेंट, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना इतना वो दे रखा है। पॉलिटिकल पार्टीज कैन नॉट, मेरे हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज को एक आंख से देखना पड़ेगा। अगर ये इस तरीके से करते रहे तो ये देश के अंदर भट्टा बैठ जाएगा। गलत है पकड़ो, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो। इस मामले में मैं योगी जी का बहुत बड़ा फैन हूं। शुक्ला जी भी मारे गए, पंडित थे, छोड़ा उन्होंने किसी को नहीं, जो जैसा माफिया था खत्म कर दिया। लेकिन फिर वहीं पे वो विक्टिम कार्ड खेल रहे, नहीं जी हमारे ऊपर ही हो रहा है। वो क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो देखना नहीं चाहते। यही तो सर मेरे जो आज का डिस्कशन हमने जब शुरू किया तो बात वही थी कि एक ये जो सिलेक्टिव अप्रोच होता है ना, सिलेक्टिव हिस्ट्री पढ़ना, एमनीजिया कहते हैं, सिलेक्टिव एमनीजिया, कि मेरे को उतना ही दिखता है और उतना ही याद रहता है जितना मेरी जरूरत है। सर 5000 साल से यहाँ पे हिंदू रह रहा है, उसके मंदिर उसके नहीं है, उसकी जमीनें उसकी नहीं है। ये जो कमेटियां बनी स्टेट की मंदिरों को लेके, बेसिकली वो मंदिरों के पैसे को मंदिरों की एडमिनिस्ट्रेशन के यूज के लिए चालू हुई थी। उसमें कब क्लॉज डल गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उधर से पैसा लेके और कहीं पे भी यूज कर सकती है। तमिलनाडु देवस्थानम बोर्ड जो कि तमिलनाडु के सारे मंदिर कंट्रोल करता है, तमिलनाडु सरकार की बॉडी है, उसमें 2 मुसलमान बैठे हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि इस देश में किसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में या किसी इस तरह की संस्था में वक्फ के अंदर आप 2 हिंदू बिठा सकते हो? नहीं बिठा सकते। लेकिन आप देवस्थानम बोर्ड के अंदर जो मंदिरों को कंट्रोल करती है उसके अंदर मुसलमान बिठा सकते हो। मैं पर्सनली अभी बोल रहा हूँ ये बात, और मेरी बिलीफ है, अब मंदिरों को पैसा दान देना बंद कर दो। आप अपने आसपास वोकल फॉर लोकल कह लो उसको। अगर आपको कोई लगता है कि एक गरीब है, उसका बेटा लायक है, आप ये सोचो कि आप उसकी फीस जो दोगे वो उस मंदिर का दान है। एटलीस्ट यू नो कि आपका पैसा आप कहाँ लगा रहे हो, आप एक अच्छा इंसान बना रहे हो। वहाँ पैसा कहाँ जाएगा? पॉलिटिकल फंड में जाएगा, माइनॉरिटी अपीजमेंट में जाएगा, आपको पता ही नहीं है। तो मैंने जब कपालेश्वर मंदिर जो चेन्नई जब मैं गया था, जो आपने कहा था कि you're looking like a don rather than a devotee, तो वहाँ पे मैं गया। डू यू नो कि वो चेन्नई शहर के अंदर मैलापुर में वो कपालेश्वर मंदिर है। कपालेश्वर मंदिर के पास 100 एकड़ जमीन है चेन्नई में, शहर के अंदर 100 एकड़ जमीन, और इन रियलिटी उनके पास 2 एकड़ भी नहीं है, बिकॉज बाकी 98 एकड़ पे कब्जा है। उसमें चर्चेस बने, उसमें मस्जिदें बनी है, जमीन कपालेश्वर मंदिर की है, बट कब्जा उनके पास नहीं है। सेकुलरिज्म। आप पीछे तो उन्होंने वो जो 1800 की पता नहीं 1600 साल का मंदिर जो है 2000 साल का बोल दिया, वो तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, पूरा गांव वक्फ का है। और सर ये जो वक्फ का जो लॉ है वो इस टाइप का है कि अगर वो उन्होंने आपका घर क्लेम कर दिया कि बख्शी साहब का जो घर है, हनी बख्शी का घर वक्फ की जमीन है, अब हनी बख्शी को प्रूफ करना है कि वो जमीन हनी बख्शी की है। दे डोंट हैव टू, दे जस्ट हैव टू मेक अ क्लेम। वो हो गई उनकी जमीन, बाय लॉ हो गई, बाय लॉ हो गई। अब आप प्रूफ करो, आप जाओ कोर्ट कचहरी करो और आप प्रूफ करो कि भाई साहब ये जमीन मेरी है। अनफॉर्चुनेटली और इस सरकार सबको दिख रहा है, और इस सरकार ने भी, मतलब करंट गवर्नमेंट ने भी वक्फ को फिक्स करने के लिए कुछ नहीं किया है। क्यों डरते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। भाई वो आपको वोट, आपका वोटर नहीं है, वो आप मर जाओगे आपको वोट नहीं देगा, नहीं देगा। कुछ भी हो जाए वो आपको वोट नहीं देगा। मतलब
वो मरता मर जाएगा, वो भूखा प्यासा मर जाएगा, आपको वोट नहीं देगा वो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस गई हैं, वो भी बैठ के। कोर्ट्स तो सर बेसिकली इस देश में मुझे और आपको इंसाफ देने के लिए थोड़ी बनी है। वो तो ये जो 2 टके के जो फैक्ट चेकर्स हैं, ये तो इन फैक्ट चेकर्स को इंसाफ देने के लिए है ना, जुबैर जैसे लोगों को। रात को कोर्ट खुल जाएगा, याकूब मेमन के लिए खुल जाएगा, अफजल गुरु के लिए खुल जाएगी, रात में 3-3 बजे कोर्ट खुल जाएगी। अभी तो लेटली उसके लिए खुला था, शीतलवाड़ के लिए। तीसरा शीतलवाड़ को इनके लिए खुल जाते हैं। इनको इंसाफ देने के लिए बने ही ये मुझे और आपको नहीं इंसाफ देने के लिए बने। आप मानिएगा नहीं, जब मेरा केस चल रहा था तब मैं 2 बार गया। भाई साहब, बड़ी मुश्किल से पैसा जिंदगी में तनख्वाहों में बचा बचा के चलाया। सरकारी अफसर थे, ऐसा वो ये नहीं था कि पता नहीं कितने बड़े अरबपति आए तो पाकिस्तान बनने के बाद थे, वैसे ही कुछ नहीं था। 2 बार गया हूं, दोनों बार 2.5 लाख रुपए लगाए और 1 मिनट की हेयरिंग और डिसमिस। आप सोचो, इतने लोग, वो जब तक सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, खेत बेच चुके हैं, सिर्फ इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसे होगा यार? अब वो जो गांव हैं वो भूखे मर जाएंगे बेचारे, चावल बेच बेच के कि ये चीज वक्फ वालों ने क्लेम कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और ट्रिब्यूनल्स हैं। अब कई ट्रिब्यूनल्स के लिए ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट का बीच में, जैसे हमारा AFT था, उसमें तो ऑर्डर था कि AFT इज फाइनल। मतलब आपका कोर्ट मार्शल हुआ, आप AFT गए, AFT ने कोर्ट मार्शल के उसमें बोल दिया फेवर में, अनलेस अंटिल इट इज एन इश्यू ऑफ लॉ यू कुड नॉट गो टू द सुप्रीम कोर्ट। फाइनली जाके उसको ओवरटर्न किया है, AFT बनाए। मैं तो बाहर छोड़ दो, बाहर की तो मैं बात ही नहीं करूंगा। आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल जिस पर्पज से बने थे कि जी आर्मी के अंदर केसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो जरा जल्दी जल्दी हो जाए। आज एक ऑफिसर गया है, कितने साल मेरे को बैठा के रखा इन्होंने, मेरा मतलब 3 महीने के अंदर आपको AFT ने ऑर्डर देना है, 2-2 साल तक ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मेरे को अगर रैंक दे भी दी तो मैं उस नोशनल रैंक का करूँगा क्या? तनख्वाह तो नहीं मिलेगी, पेंशन तो मिलेगी नहीं उस रैंक की, उस हिसाब से। जब आपने उस रैंक को ऑफिशियली उठाया नहीं है, आपने 21 दिन काम नहीं किया, इसमें भी एक रूल है कि आपने रैंक उठाने के बाद 21 दिन आपने उस रैंक में बैठना है। ऐसे नहीं कि आपने रैंक उठाई और अगले दिन से तनख्वाह चालू हो गई। सर हमारे एक जानने वाले, उन्होंने 8 लाख रुपए एरियर लेने के लिए अपना 6 लाख रुपए वकील के ऊपर खर्चे उन्होंने। इनफैक्ट एक हमारे और ब्रिगेडियर साहब थे, जाती हुई थी जो हमारी लड़ाई के अंदर, वो भी रगड़े गए थे। तो वो फाइनली करते करते सुप्रीम कोर्ट गए और वो मेजर जनरल बन गए। तो मेरे मामा जी भी हमारे यूसी में से थे, तो मामा जी का फ़ोन आया, बोले यार एक बार उनको वो तो कर दे, क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट। मैं कहा मामा मेरी समझ ही नहीं आ रही, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँ कि मैं रोऊँ? क्योंकि वो ब्रिगेडियर से मेजर जनरल तो बन गए रिटायरमेंट के बाद, ठीक है, एक खुशी हो गई जी। अब अगर उसको मेजर जनरल की तनख्वाह मिलती है तो उसकी पेंशन ब्रिगेडियर से कम है, तो फायदा क्या हुआ बताओ? सर बात वही है ना सर, जब जुबैर को इन्होंने बेल जब दी सुप्रीम कोर्ट ने, 48 घंटे के अंदर बेल दे दी और ये बोल के बेल दी कि मतलब वो तो मतलब सुना ही नहीं था कि जितने मुकदमे हुए इनमें भी बेल है और जो आगे होंगे उनमें भी बेल है। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? कल को क्या मुकदमे होंगे, हाउ डू यू नो? कल को अपनी बीवी को मार दे, कुछ भी कर दे वो। लेफ्टिस्ट वो है ना चक्कर ये है आप। और उधर बेचारी नूपुर के लिए आपने, नूपुर को आप देखो, नूपुर के लिए जस्टिस सूर्यकांत, हु इज द सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ही सेड कि जब वो गई है उनके पास ये बोला कि मेरे खिलाफ 100 से ज़्यादा FIR इंडिया के अलग अलग राज्यों में हो रही हैं, तो आप एक काम करो, आप मुझे सारी FIRs को क्लब करके उनका एक मुकदमा आप यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चला लो, क्योंकि मैं इंडिविजुअली कहाँ अपीयर होंगी जाके। जस्टिस सूर्यकांत ने बोला कि ये सारे फसाद की जड़ तुम हो, यू आर द वन हु इज गिल्टी। मतलब मुकदमा नहीं चला, वो अपनी बेल पिटीशन लेके गई हुई है और उसको गिल्टी तुमने बिना हियरिंग के डिसाइड कर दिया। अभी तो चार्जशीट भी नहीं बनी, अभी तो सिर्फ FIR हुई है बस, अभी तो चार्जशीट भी नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। आपने सुप्रीम कोर्ट ने बैठ के अच्छा, मजेदार बात यह है कि ये कुछ भी बोल देते हैं।
ऑर्डर कुछ और आता है। हाँ, ये तो मैंने अपने केस में देखा है। वहां जो बात कर रहा है, आप जब निकलते हो आपको लगता है आज मेरे फेवर में आएगा, ऑर्डर कुछ और है। ये अब जो इन्होंने किया है कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी, मतलब मेरे को याद है मैंने एक बार में कोई बात बोली तो जो गवर्नमेंट काउंसिल था उसने, क्योंकि पिछली बार में जज ने कुछ बोला था तो मैंने वही चीज़ कोट करी कि सर आपने पिछली बार में ये बोला था। बोले सर रिकॉर्ड पे तो है नहीं, कहीं लिखा तो है नहीं, तो आप मुझे क्या सब्ज बाग दिखा रहे थे? आपको अगर लगता है तब आप उतना मुंह खोलिए जितना कि आपको लगता है कि मैं ऑर्डर में दे सकता हूं। नहीं तो छोड़ दीजिए ना, बात मत करिए। वो आप सिर्फ उतना ही लीड क्वेश्चंस पूछिए जितने कि आपकी इन्वेस्टिंग फॉर राइट फॉर कमिंग टू अ जजमेंट आपकी उसमें मदद करे इन्वेस्टिगेशन में। कभी इधर पलट रहे कभी उधर पलट रहे। मेरे को बोला कि अच्छा डे टू डे हो जाएगा आपकी हियरिंग। आई वॉज डेड श्योर कि AFT से मेरा केस गिर जाएगा। ठीक है, लास्ट में बोला नहीं जी, यू गो बैक टू द ट्रायल कोर्ट। वो एक मेरी किस्मत है कि क्योंकि जो इश्यूज मैंने AFT में उठा रहा था और मुझे उम्मीद थी कि वो इश्यूज यहाँ नहीं होंगी, फॉर्चुनेटली दे वर फ्यू गुड मैन। आपको याद होगा अगर एक पिक्चर आई थी, सो उस कोर्ट के अंदर देवर फ्यू गुड मैन। हमारे यहाँ हमारा एक्चुअली आर्मी में कोर्ट मार्शल जो था वो भी आज भी जूरी सिस्टम है। बेसिकली इट्स नॉट अ कोर्ट एज अ कोर्ट। आज भी जूरी सिस्टम है कि वो 5 या 7 जो बैठते हैं उनकी अपनी जो विजडम होती है, बिकॉज दे आर नॉट लॉयर्स और दे आर नॉट जजेस पर से, दे आर फ्रॉम यू अमंगस्ट यू ओनली। तो दे वर फ्यू गुड मैन, दे फेल्ट कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ और वो गलत हुआ है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के घाटे भी हैं पर ऑर्गेनाइजेशन चलती भी इन अच्छे लोगों पे ही है। मेरे केस में आई वाज लकी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग मी टुडे।